मालकिन उम्रे पर गईं तो अपनी 14 साला बेटी को मेरे पास छोड़ गईं। मैं भी भाग भाग कर उसके सारे काम करता, रात होती तो उसको अपने पास सुला लेता। मालकिन ने भी इजाज़त दे रखी थी। अगली रात हुई तो मुझे कुछ नरम नरम सा महसूस हुआ। मैं घबरा कर उठा तो मेरे होश उड़ गए। मालकिन की बेटी उस रात मालकिन उम्रे पे जा रही थी, इसलिए सुबह से मेरी जान अजाब में आई हुई थी। बार बार मुझसे कहती कि करमू, मेरा पूरा घर तेरे हवाले है, जितना भरोसा मैं तुझ पर कर सकती हूँ घर के किसी और मुलाजिम पर मुझे नहीं है। मेरा नाम करम दीन था, लेकिन मालकिन मुझे प्यार से करमू ही कहती थी। मेरी उम्र 25 साल थी, लेकिन मैं 10 साल की उम्र से मालकिन के घर काम कर रहा था। 15 साल से मैं मालकिन के घर मुलाजमत पर था, इसलिए जितना भरोसा वो मुझ पे करती थी किसी पर नहीं करती थी। इसलिए वो मुझे हर बात बता रही थी। कहने लगी, देखो करमू, अपनी बेटी हिना को मैं घर ही छोड़कर जा रही हूँ, इसका बहुत ख्याल रखना, तुम्हें पता है ना, इसे नींद में चलने की आदत है। मैं इस बात में सर हिलाने लगा। जी बेगम साहिबा, मुझे मालूम है। हालांकि मुझे क्या मालूम, वो तो अपने कमरे में ही सोती थी। उम्र में हिना 14 साल की थी, बेवकूफ़ और लाडली मालकिन की अकलौती बेटी थी, इसलिए इसे लाड प्यार से रखा हुआ था। अभी तक गुड्डे गुड्डियों से ही खेलती थी। मैंने कहा, जी मालकिन, मैं इसका भी ख्याल रखूँगा। लेकिन इसके बाद जो बात मालकिन ने मुझसे की, मैं तो दंग सा रह गया था। वो कैसे मुझसे ये बात कर सकती थी। कहने लगी, रात को तुम मेरी हिना के साथ ही सोओगे, इसके कमरे में रहोगे। ये बात सुनकर तो मेरी पूरी आंखें हैरत से फैल गई थीं। मेरा तो दिमाग ये सुनकर ही घूमने लगा था। मैंने कहा, मालकिन, मैं कैसे छोटी बीबी के कमरे में सो सकता हूँ? आप सोचकर तो बात करें, ये तो बिल्कुल एक गैर मुनासिब सी बात है। मगर वो कहने लगे, करमू, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने जो कह दिया बस कह दिया। तो हिना के कमरे में ही रहोगे और वहीं सोओगे। मुझे मालकिन की ये बात किसी तौर पर मंजूर नहीं थी। मैं इन्हें बार बार इनकार नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने दिल में ये पक्का इरादा कर लिया था कि मैं हिना के कमरे में कभी नहीं सोऊंगा। मेरी मालकिन एक बेवा औरत थी, लेकिन थी तो बहुत अमीर। मालिक की बहुत सारी ज़मीनें थीं, जहाँ से इन्हें खूब पैसा आता था। घर इनका बेहतरीन चल रहा था और एक ही बेटी थी, जिसे उन्होंने लाडों से पाला था। जब मैं मालकिन के घर में काम करने के लिए आया था तो इस वक्त मालिक हयात थे। उन्होंने तो मालकिन को हाथों का छाला बना के रखा हुआ था, बहुत प्यार करते थे। वो मालकिन से मोहब्बत की शादी थी, दोनों ही एक साथ बहुत खुश थे। इना की पैदाइश से चंद माह पहले मालिक का कार हादसे में इंतकाल हो गया। मालकिन सदमे से ही दीवानों जैसी बातें करने लगी थी। कभी कहती कि वो अभी आ जाएंगे, मुझे छोड़ के यूं नहीं जा सकते। मैं इस वक्त 10 साल का था, लेकिन मालकिन की हालत देखकर फूट फूट कर रो रहा था, क्योंकि इनका रवैया शुरू से ही मेरे साथ बहुत अच्छा था। मेरा बहुत ख्याल रखती थी, इसलिए मुझे इनका दुख नहीं देखा जा रहा था। जब हिना पैदा हुई तो पहले तो मालकिन बेतहाशा रोई मालिक को याद करके, लेकिन फिर इनका दिल हिना के साथ लग गया। मालकिन के वालिदैन ने बहुत चाहा कि मालकिन दूसरी शादी कर लें, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि नहीं, मुझे अपने शौहर से बहुत मोहब्बत थी और मैं अपनी सारी ज़िंदगी अपने शौहर के नाम पर गुजार दूंगी। मालकिन ने फिर यही किया। पूरा घर उन्होंने संभाल रखा था, तमाम मुलाजमीन को वो देखती थी। 14 साल का अरसा गुजर गया था। मालकिन का सबसे ज़्यादा वफादार और बाएतमाद मुलाजिम था। कारोबार की देख रेख भी मालकिन ने मेरे हवाले कर रखी थी, लेकिन मैंने भी नमक हरामी नहीं की थी। एक एक पाई का हिसाब मालकिन को देता था। इस साल मालकिन के वालिदैन उम्रे पर जा रहे थे, इसलिए मालकिन ने कहा कि वो भी उम्रा करने जाना चाहती हैं। ये सुनकर पहले तो हिना ने हंगामा खड़ा कर दिया था कि वो अकेली यहाँ नहीं रहेगी, लेकिन इसके फाइनल पेपर थे, इसलिए मालकिन कहने लगी कि मैं तुम्हें पढ़ाई का हर्ज नहीं चाहती, इसलिए तुम अगली बार मेरे साथ चली जाना। बड़ी मुश्किल से वो मानी थी, लेकिन जो कुछ मालकिन मुझसे कह रही थी वो बात मुझे दुरुस्त नहीं लग रही थी। बहरहाल मालकिन मुझसे सब कुछ समझा बुझाकर उम्रे पर चली गई और इनके जाते ही मैंने सोफे पर बैठकर सुकून का लंबा गहरा सांस लिया। फिर बावर्ची को बुलाकर अपने लिए शानदार चाय बनवाई। मालकिन के होते हुए मैं कभी भी सोफे पे नहीं बैठता था। हालांकि उन्होंने मुझे भी इनकार नहीं करना था, लेकिन मैं मालिक और नौकर का लिहाज हमेशा कायम रखता था। लेकिन अब सोच रहा था कि मालकिन गई हैं तो कुछ दिन मालकों वाले ठाठ मैं भी घर पर देख लूँ। मैंने पुरसकून सांस खींच कर लिया और मज़े से अपनी दोनों टांगें सामने रखे शीशे के सेंटर टेबल पर रखकर
ریموٹ ہاتھ میں پکڑا اور LED پر چینل بدلنے لگا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ کون سا چینل دیکھوں۔ ابھی میں صحیح سے اس ماحول سے لطف اندوز ہوا بھی نہ تھا کہ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور ہینا لاؤنج میں آئی۔ جب اس نے میرے بیٹھنے کے طور طریقے دیکھے تو ماتھے پر بل ڈال کر بولی، کرمو کے بچے، تمہاری شکایت تو امی کے آتے ہی انہیں لگاؤں گی کہ کیسے ان کے قیمتی ٹیبل پر تم پاؤں پسار کے بیٹھے تھے۔ یہ سننا تھا کہ میں ہڑبڑا کر بالکل سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، چھوٹی بی بی، خدا کے لیے مالکن سے میری شکایت نہ لگانا۔ میں نے فوراً اسے ٹی وی بند کیا اور ریموٹ سائڈ پر رکھ دیا۔ ہینا ماتھے پر تیوری چڑھائے ہوئے آرام سے آ کر صوفے پر بیٹھ گئی اور ریموٹ بھی اپنے ہاتھ میں پکڑ کر لیا۔ کہنے لگی، امی گھر پر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ تم لوگوں میں سر پر چڑھا لوں گی۔ جب تک وہ گھر پر نہیں ہے اس گھر کی مالکن میں ہوں، اس لیے جو میں کہوں گی تم لوگ وہی کرو گے۔ میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور سر جھکایا، جی جی کیوں نہیں چھوٹی مالکن، مالکن جیسا آپ کا حکم۔ میری مالکن کی بیٹی سے ایک منٹ بھی نہیں بنتی تھی، ہر وقت بچکانہ حرکتیں کرتی رہتی اور میں اس کی حرکتوں سے زچ ہو جاتا تھا۔ وہ مجھ سے بازار کے کوئی 4 چکر لگواتی تھی، کہتی تھی، جاؤ تم ہی میرے لیے سامان لاؤ گے، ڈرائیور نہیں جائے گا، نہ ہی کوئی دوسرا ملازم۔ مالکن بھی اسے کچھ نہیں کہتی تھی کیونکہ وہ ان کی لاڈلی بیٹی تھی۔ مجھے ہی کہتی، جاؤ کرمو جاؤ، جا کے چھوٹی مالکن کہتی ہیں وہ کر دو۔ چائے کا کپ باورچی لے کر آیا تو مجھے باادب کھڑا دیکھ کر تمسخرانہ ہنسی مجھ پر ہنسا تھا۔ کہنے لگا، ابھی تو بڑا رعب جما رہے تھے، آ گئے نا اپنے اوقات میں واپس۔ میں نے اسے گھور کر کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ باورچی نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا۔ جو چائے میں نے پینی تھی وہ بڑے مزے سے ہینا پی رہی تھی۔ بہرحال پورا دن ادھر ادھر کے کاموں میں ہی گزر گیا۔ جیسے ہی رات ہوئی میں اپنے کوارٹر میں جانے لگا تو ہینا کہنے لگی، تم کہاں جا رہے ہو کرمو؟ امی نے کہا تھا کہ تم میرے کمرے میں سو گے۔ یہ سننا تھا کہ مجھے مالکن کی بات یاد آ گئی۔ میں نے بیزاری سے ہینا کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، چھوٹی مالکن، مجھے اپنے کوارٹر کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی۔ گھر میں ملازمہ بھی موجود ہیں، آپ اسے اپنے ساتھ سلا لیں۔ کہنے لگی، امی نے کہا تھا کہ تم سو گے تو مطلب تم ہی سو گے۔ چلو شرافت سے آؤ میرے کمرے میں اور قالین پر جا کر لیٹ جاؤ۔ میں کمرے میں آیا لیکن مجھے سخت بے چینی سی شروع ہو گئی تھی۔ ہینا اپنے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی تھی، اس لیے لیمپ آف کر دیا۔ کمرے میں اس وقت خوب اندھیرا تھا۔ میرا دل بڑی زور سے دھڑک رہا تھا۔ بے شک وہ 14 برس کی تھی لیکن میں تو 14 برس کا نہ تھا۔ مجھے مولانا صاحب کی ایک بات یاد آنے لگی جو کہ میں نے جمعہ کے خطبہ میں سنی تھی کہ جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہوں تو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ پتہ نہیں مالکن نے ایسا کیوں کہا کہ میں ان کی بیٹی کے کمرے میں اکیلا رہوں۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ ملازمہ کو ہینا کے ساتھ سلاتی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ ایک نظر میں میری بیڈ پر لیٹی ہینا پر پڑی تو اس کے چہرے پر جا کر میری نظریں ٹک گئی۔ سوئی ہوئی بڑی معصوم سی لگ رہی تھی، بالکل ننھی سی پری۔ یکدم ہی میں نے اپنی نظریں بدلیں، اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ مجھ پر شیطان حاوی ہو میں سو جاؤں۔ منہ میں اللہ کا ذکر کرتے کرتے نہ جانے کب میری آنکھ لگی تھی۔ گھڑی کے تیز الارم بجنے پہ میری آنکھ کھلی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تو دیکھا کہ ہینا نیند میں ہی ہاتھ سے اپنی گھڑی کا الارم بند کر رہی تھی۔ میں نے سامنے لگے ہوئے کلاک کی طرف دیکھا تو 7 بج رہے تھے۔ میں فوراً سے اٹھ کر اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے سکول جانا تھا اور اس کا پیپر بھی تھا۔ مالکن نے کہا تھا کہ ڈرائیور کے ساتھ ہینا کو اکیلے مت بھیجنا، اس لیے جب ہینا تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی، ڈرائیور کے ساتھ میں جا کر اسے سکول چھوڑ آیا۔ جب تک میں نہ جاتا ڈرائیور بھی ہینا کو اسکول سے لینے نہیں جائے گا، اور یہ مالکن کا حکم تھا۔ میں اپنے کام میں ایسا گھن چکر بنا کہ میرے ذہن سے ہی بات نکل چکی تھی کہ 12 بجے ہینا کی چھٹی ہوتی ہے اور مجھے 1:30 بج چکا تھا کہ میرے فون پر بیل بجنے لگی۔ جب میں نے نمبر دیکھا تو مالکن کا تھا۔ میں نے بے نیازی سے فون اٹھایا تو مجھ پر بھڑک اٹھی۔ کہنے لگی، مجھے ہینا کی کال آئی تھی، وہ ابھی تک اسکول میں ہے، تم اسے لینے کیوں نہیں گئے؟ یہ سننا تھا کہ میرا دماغ گھوم گیا۔ میں تو بالکل بھول چکا تھا۔ میں نے کہا، مالکن وہ میں زمینوں کے حساب کتاب میں لگا ہوا تھا۔ مالکن کہنے لگی، جاؤ جا کر اسے لے کر آؤ۔ میں نے سارے کھاتے بند کیے اور گھر سے باہر نکلا۔ سامنے ڈرائیور کو
کو मैंने खा जाने वाली नज़रों से देखा था। मैंने कहा, तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि छोटी मालकिन की छुट्टी हो गई है? कहने लगा, मैं क्यों बताऊं, मालकिन तो तुम्हें सब मुलाजमों पर सरदार बना कर गई हैं। ये तुम्हारा काम है कि तुम इन बातों का खुद ख्याल रखो। ड्राइवर की बात ने तो मुझे हिला कर रख दिया था। मालकिन क्या गई थी? सारे मुलाजमीन सर पर चढ़ गए थे। खैर, मैं हिना को स्कूल से ले आया। पूरा रास्ता मुझे गुस्से से बातें सुनाती रही। मैंने मुलाजमा से ठीक से सफाई करने का कहा। अपनी निगरानी में पूरे घर को साफ सुथरा करवा कर रात में थक चुका था। जब मैं हिना के कमरे में गया तो वो ऊंची आवाज़ में अपना स्कूल का याद कर रही थी। मैं लाउंज के सोफे पे जाकर सो गया, क्योंकि दिन भर का थका हुआ था। रात को मुझे लगा जैसे लाउंज में कोई और मौजूद है। किसी की कदमों की चाप मुझे सुनाई दी। मैंने आंखें खोल कर देखा तो मुझे लगा जैसे कोई आदमी हिना के कमरे के बाहर खड़ा कमरे की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। मैंने बुलंद आवाज़ में कहा, कौन है वहाँ? तो फौरन से कोई किचन की तरफ भागता हुआ चला गया। मैं यकदम उठा किचन की तरफ भागा, लेकिन इस वक्त तक किचन बिल्कुल खाली नज़र आ रहा था। मैंने लाइट जलाई, वहाँ कोई भी नहीं था। एक दरवाज़ा किचन के बैरूनी जानिब भी खुलता था। जब मैंने वो देखा तो इसकी कुंडी खुली हुई थी। जब मैं वहीं से बाहर निकला तो बाहर ही भी सन्नाटा था। मैंने किचन के दरवाजे के अंदर की तरफ से कुंडी लगाई और वापस लाउंज में आकर लेट गया। ये सोचने लगा कि ये कौन सा शख्स था जो रात के इस पहर अंदर आया था। न जाने मुझे क्या सूझी, हिना के कमरे में चला गया। वो बेड पर सोई हुई थी। मैं जाके कालीन पर लेट गया। रात को जैसे ही कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें आने लगी तो हिना शायद नींद में डर ही रही थी। कहने लगी, अम्मी मुझे डर लग रहा है, ये कुत्ते मुझे खा जाएंगे। अम्मी मेरा हाथ पकड़ लो। वो बेड में अपना हाथ इधर उधर मार रही थी। नींद में शायद वो मालकिन का हाथ ढूंढ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे मौके पर मुझे क्या करना चाहिए। बहरहाल अभी मैं अपने बेड से उठा और अपना हाथ हिना के हाथ में दे दिया। मेरा हाथ पकड़कर वो फिर से गहरी नींद में सो गई थी। काफ़ी देर मैं खड़ा ये इंतज़ार कर रहा था कि वो कब गहरी नींद में जाए और मैं अपना हाथ इससे छुड़वाऊँ। जब वो गहरी नींद में सो गई तो मैंने धीरे से अपना हाथ इसके हाथ से अलग किया और दोबारा कालीन पर जाकर लेट गया। इसके बाद मैं हिना के कमरे में ही सोने लगा था। एक रात बावर्ची ने दूध की सरदाई बनाई तो कहने लगा कि तुम भी पी लो, बड़ी सुकून की नींद आएगी। मैंने भी वो सरदाई पी और रात को हिना के कमरे में चला गया। इस रात तो मुझे बड़ी गहरी नींद आई थी। मैं जो सोया, फिर सुबह ही मेरी आँख खुली। जब मैंने देखा तो बेड खाली था। इस वक्त सुबह के 6 बजे थे। इस वक्त तो हिना नहीं जागती थी और वैसे भी आज इतवार का दिन था, छुट्टी थी। मैं कमरे से बाहर आया तो हिना वहाँ भी कहीं नहीं थी। मैंने उसे पूरे घर में देखा, मुझे कहीं नज़र नहीं आई। मेरा दिल तो धक धक से रह गया। मैंने तमाम मुलाजमीन को शोर मचाकर जगा दिया। सभी उसे ढूंढने लगे, लेकिन वो पूरे घर में कहीं नहीं थी। मेरा तो ये हाल था कि काटो तो लहू न निकले। मेरा रंग फक हो चुका था। मालकिन उसे मेरे भरोसे यहाँ छोड़ के गई थी। मैं कैसे रात को गहरी नींद सो गया। जब मैंने तमाम मुलाजमीन से बात की तो तब मुझे पता चला कि बावर्ची भी घर से गायब है। फिर मेरे ख्याल आने लगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक शख्स को हिना के कमरे के बाहर देखा था। अब भागता हुआ किचन में गया था। शायद वो बावर्ची ही था। मैंने फ़ौरन मालकिन को फ़ोन किया और सारी बात इनके गोश गुजार कर दी। मैं बावर्ची का पता सब जानता था। मालकिन ने कहा कि तुम बावर्ची को घर पहुंचो, इसका पीछा करो, मैं पुलिस को भी फ़ोन कर देती हूँ। मैं भागम भाग बावर्ची के घर गया तो मालूम हुआ इसकी बीवी बच्चे कहने लगे वो तो घर पर आया ही नहीं। फिर मुझे महल्लेदारों से पता चला कि सुबह सुबह बावर्ची हिना के मुंह पे हाथ रखे इसे एक गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जा रहा था। इस वक्त तो पुलिस भी हमारे बंगले के करीब आ पहुंची थी। सारी तफ्तीश के बाद बंगले के लगे कैमरे की मदद से हमें गाड़ी का नंबर मिल गया था और साफ इसमें नज़र आ रहा था कि बावर्ची हिना के मुंह पर हाथ रखे ज़बरदस्ती इसे गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जा रहा था। इस गाड़ी का नंबर ट्रेस हो चुका था। मैं भी पुलिस वालों के साथ में भी गया था। जैसे ही गाड़ी तक पहुंचे वो सुनसान जगह पर खड़ी थी। मुझे याद आने लगा कि एक बार बावर्ची मुझे ऐसी जगह पर लाया था कि यहाँ इसके कुछ दोस्त रहते हैं। मैं भागता हुआ इस तरफ जाने लगा जहाँ इसके दोस्त का घर था। पुलिस बाद में पहुंची, लेकिन मैं इस घर में पहले पहुंच चुका था। मैंने दरवाजे पर ज़ोरदार लात मारी तो दरवाज़ा खुल गया। सामने वो बावर्ची और दो मर्द
موجود تھے۔ انہوں نے ہنا کو رسیوں سے باندھ کر ایک کرسی میں بیٹھا رکھا تھا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ان تینوں کی دھلائی شروع کر دی۔ اتنی دیر میں پولیس وہاں پہنچ گئی تھی اور ان کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیا۔ روتے ہوئے ہنا میرے ساتھ لگ گئی، ڈری ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ چند دنوں میں مالکن بھی واپس آ گئی تھی۔ مالکن نے ہنا کو ساتھ لگایا، رونے لگی اور مجھ سے کہنے لگی، مجھے تم پر بھروسہ تھا کہ تم میری بیٹی کی حفاظت ضرور کرو گے۔ میں نے کہا، میں اسے ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھتا ہوں اور جب تک میں زندہ ہوں آپ بے فکر رہیں، کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ سن کر مالکن خوش ہو گئی۔